ग्राम संसार कार्यक्रम सुनने वाले सभी बहन भाइयों को राम राम। जैसे कि हमारे भाइयों को पता है कि गर्मियां बहुत शुरू हो चुकी हैं, बहुत ज्यादा चरम पे हैं गर्मियां, क्यों नीलम बहन? और हालत इतनी खराब हो रही है, कहीं भी आ जा रहे हैं, लोगों की तबीयत भी खराब हो रही है। तो आपको खासकर इन दिनों में अपनी तबीयत का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, तरल पदार्थ लेने हैं, पानी ज्यादा पीना है, क्यों बहन? जी बिल्कुल। और घर से बाहर निकलें तो पानी की बोतल जरूर साथ में लेकर निकलें, और पानी के साथ साथ कुछ खाने पीने के लिए जरूर निकलें लेकर के, क्योंकि बाहर के खाने से भी बचना चाहिए। जी बिल्कुल। और आजकल तो आप देख रहे हैं कि बाहर इतनी तरह के जूस भी मिल जाते हैं, आप घर में भी निकाल लेते हैं। कितने सारे फ्रूट होते हैं, आप संतरे का निकाल सकते हैं, वाटरमेलन जो तरबूज होता है आप उसका भी जूस पी सकते हैं, मैंगो शेक बना सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो गन्ने के रस का स्वाद है ना, वो तो कभी नहीं जाता हमारी जुबान से, और वो हमें याद आता है गर्मियों की, कब गर्मी आए और हम गन्ने के रस का स्वाद लें। जी बिल्कुल। सर्दियों में तो गन्ने का रस पीते ही हैं, लेकिन गर्मियों में जो है इसका खास महत्व होता है, क्योंकि इसमें जो ठंडा होता है, ठंडा अगर पियेंगे, उसमें जो कई तरह के ऐसे मसाले भी डाल देते हैं, तो वो अच्छा लगता है, शरीर के लिए भी अच्छा है, आपको आयरन से भी भरपूर है ये। जी बिल्कुल। और स्वास्थ्य का भी ध्यान रखता है, और इसी से ही संबंधित हमारा आज का ये फोन इन कार्यक्रम है, और इसका विषय है गन्ने की फसल में सिंचाई और जल निकास प्रबंधन। जी बिल्कुल। और इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं इंडियन पोटाश लिमिटेड। खेतों में जब पॉलीहेलाइट डाली जाएगी, आवश्यक तत्वों की कमी दूर हो जाएगी, मिट्टी की उर्वरता इससे बढ़ती जाएगी। आईपीएल की पॉलीहेलाइट, आईपीएल की पॉलीहेलाइट, फसलों की जड़ और भी गहरी होती जाएगी, मजबूती के कारण फसलें गिर नहीं पाएगी, फसलों की उत्पादकता को खूब बढ़ाएगी, किसान भाइयों के जीवन में खुशियां आएगी। आईपीएल की पॉलीहेलाइट, आईपीएल की पॉलीहेलाइट। मिट्टी की उर्वरता एवं फसल उत्पादन में अद्भुत वृद्धि के लिए प्रसिद्ध बहुपोषक प्राकृतिक उर्वरक आईपीएल की पॉलीहेलाइट, समझदार किसानों की पहली पसंद। आईपीएल की पॉलीहेलाइट। तो शीतल बहन, ये प्रायोजित कार्यक्रम है गन्ने की कृषि पाठशाला, और आज का विषय है गन्ने की फसल में सिंचाई और जल निकास प्रबंधन। और विशेषज्ञ हैं डॉक्टर उपेंद्र सिंह तेवतिया, मुख्य प्रबंधक हैं कृषि विज्ञान इंडियन पोटाश लिमिटेड नई दिल्ली से, और दूसरे हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर एस.के. पाठक, वैज्ञानिक हैं गन्ना अनुसंधान शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश से। जी बिल्कुल। और जो भी आपकी गन्ना फसल से संबंधित कोई भी समस्या है, कोई भी जानकारी आप लेना चाहते हैं, या आपके मन में कोई सुझाव है, तो आप हमारे फोन नंबर है उस पर सीधा कॉल कर सकते हैं 011-2342-1082, और दूसरा हमारा नंबर है 011-2342-1083, 011 दिल्ली का कोड है। और कोई भी समस्या का समाधान आप पाना चाहते हैं, कोई भी संशय आपके मन में है, तो आप सीधे फोन करके डॉक्टरों से अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं शिवनंदन लाल। तो आइए चलते हैं और कार्यक्रम को शुरू करते हैं। डॉक्टर उपेंद्र सिंह तेवतिया जी और डॉक्टर एस.के. पाठक जी दोनों का आज के कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। जिस तरीके से हमारे साथियों ने बताया कि आज का जो विषय है गन्ना की फसल में सिंचाई और जल निकास प्रबंधन, तो सबसे ज्यादा बात करेंगे इस समय गन्ने की सिंचाई पर, क्योंकि गर्मी का मौसम है जी। और दूसरे की गन्ना एक ऐसी फसल है कम से कम 1 साल लेती है, और 1 साल में गन्ने को कितना पानी की जरूरत पड़ती है, कब कब जरूरत पड़ती है, और उसकी क्रांतिक अवस्थाएं क्या होती हैं कि किसान भाई उसको किस तरीके से सिंचाई करे जिससे उसको अधिक उसमें किल्ले निकले, उत्पादन अधिक मिले, चीनी का पड़ता अच्छा बैठे, किसानों को अच्छा लाभ मिले,
डॉक्टर पाठक जी, आपसे सबसे पहले जानना चाहूँगा कि जो गन्ना है उसमें सिंचाई का क्या महत्व है? जी देखिए, जैसा कि आपने बताया कि गन्ना जो फसल है वो लगभग 12-13 महीने की फसल है, एक लंबी अवधि की फसल है। और गन्ने को बुआई से लेकर के और कटाई तक पूरी फसल अवधि में लगभग 1500 से लेकर 1700 मिलीमीटर पानी की आवश्यकता होती है जी। इसमें लगभग 1000 मिलीमीटर पानी की आवश्यकता की जो पूर्ति है वो बारिश से हो जाती है, और बाकी जो 500 से 700 मिलीमीटर पानी की आवश्यकता है गन्ने की, वो लगभग 7 से 8 सिंचाई करके, मानसून के पूर्व 7-8 सिंचाई करके हम उसकी पूर्ति करते हैं जी। इस समय अगर हम बात करें तो किसान भाइयों को जो सिंचाई के महत्व की बात करें तो गन्ने का इसमें फार्मेटिव स्टेज चल रहा है, गन्ने की निर्माण अवस्था चल रही है। इस तरीके से किसान भाई इसको समझ सकते हैं। और निर्माण अवस्था उसको कहते हैं कि जब गन्ने में टीलर्स निकलते हैं, ब्यात होती है गन्ने में, तो उसको गन्ने की निर्माण अवस्था कहते हैं, कल्ले निकलते हैं। तो ये बहुत ही क्रांतिक अवस्था चल रही गन्ने की, और इसमें किसान भाई किसी भी तरह से सिंचाई में कोई समझौता ना करें। 15 से 20 दिन के अंतराल पर गन्ने की सिंचाई अवश्य करें इस समय। और जो अप्रैल, मई और जून 3 महीना है, यही क्रिटिकल स्टेज होता है गन्ने की टिलरिंग का, गन्ने की ब्यात का। तो इसमें वो किसान भाई ये ध्यान रखें कि 15 से 20 दिन के अंतर पे गन्ने की सिंचाई अवश्य करें। अगर हम बात करें एक बार गन्ने की सिंचाई करने में प्रति हेक्टेयर, अगर हम सामान्य विधि से गन्ने की बुआई किए हैं तो उसमें एक बार में 7.5 लाख लीटर पानी की आवश्यकता होती है प्रति हेक्टेयर। एक बार सिंचाई करने पे अगर हम 7 से 8 सेंटीमीटर सिंचाई कर रहे हैं तो 7.5 लाख लीटर पानी की आवश्यकता होती है। लेकिन वहीं पे अगर किसान भाइयों ने ट्रेंच विधि से गन्ने की बुआई की है, और हम जब केवल ट्रेंच में ही केवल सिंचाई करते हैं, तो सीधे सीधे हमारा 50% पानी की बचत होती है, यानी आधे पानी की बचती है हमारी। तो इस तरीके से गन्ने की बुआई की विधि बदल के भी हम पानी की बचत कर सकते हैं। नंबर 1 चीज है। दूसरी चीज यह है कि सिंचाई के लिए हमें नमी का संरक्षण भी बहुत आवश्यक है। बहुत से ऐसे किसान भाई होंगे जिनके पास सिंचाई के पर्याप्त साधन नहीं होंगे, तो ऐसी स्थिति में वो नहीं 7-8 सिंचाई मानसून के पूर्व कर सकते हैं। तो वो अप्रैल, मई और जून में, इन 3 महीनों में जो फार्मेटिव स्टेज चल रही है गन्ने की, निर्माण अवस्था चल रही, इसमें वो सिंचाई अवश्य करें, जो 3 महीने ये हैं। तो इससे उनके जो कल्ले हैं, कल्लों में वृद्धि होगी। बाद की सिंचाइयों में वो गैप कर सकते हैं, लेकिन इधर की जो अप्रैल, मई, जून की सिंचाई है, इसमें किसी भी तरह से वो समझौता ना करें। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और डॉक्टर तेवतिया जी हमेशा कहते हैं कि किसान भाई ट्रेंच विधि से ही बिजाई करें, क्योंकि इसमें पानी की भी बचत होती है और गन्ने की लंबाई भी बढ़ती है, उसकी मोटाई भी बढ़ती है, और उत्पादन भी उसका अच्छा मिलता है। और उसमें जो कृषण क्रियाएं हैं वो भी किसान आसानी से कर सकते हैं। जी तेवतिया जी, आप क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ ट्रेंच विधि से बीज भी कम लगता है जी। आप आराम से उसकी जो है उसे बीच में जुताई कर सकते हैं छोटे ट्रैक्टर से। और अगर आपको कूड़ में घास निकालनी है वो भी आराम से निकाल सकते हैं। खाद डालना है तो कूड़ों में खाद भी डाल सकते हैं, पानी भी चला सकते हैं। अगर घास की दवाई भी है तो वो भी कर सकते हैं। और पैदावार भी अच्छी होती है, मोटा गन्ना होता है, टिलरिंग भी उससे अच्छी होती है। तो ये सारे फायदे हैं ट्रेंच मेथड के। और गन्ने में रोग और कीट भी कम लगते हैं, क्योंकि हवा और धूप भी काफी लगती है दूर दूर बोने पे। तो ये सारी चीजें इसके फायदे हैं जी। और गन्ने में जी एक चीज और मैं बताना चाहूंगा किसान भाइयों को कि गन्ने में लाइट इरिगेशन करना चाहिए, नाइट इरिगेशन नहीं करना चाहिए। इसका मतलब मैं समझाना चाहूंगा किसानों को। कई बार ऐसा होता है कि हम रात में ट्यूबवेल अपना खोल देते हैं, पंपिंग सेट खोल देते हैं, और खेत में पानी भर रहा है। तो पानी भर रहा है मतलब गन्ने को जलमग्नता वाली स्थिति नहीं चाहिए, गन्ने को बार बार पानी चाहिए, लेकिन हल्का पानी चाहिए। तो ये किसान भाई इसको ध्यान रखें कि जलमग्न स्थिति की बजाय अगर हल्का पानी हम गन्ने को देते हैं तो वो हमारी गन्ने की बढ़वार के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, ब्यात के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। डॉक्टर साहब, आप कह रहे थे कि हम सिंचाई की मात्रा को कम कर सकते हैं, तो उसमें किसी तरीके से हम पलवार का भी प्रयोग कर सकते हैं। जी, मल्चिंग की कर सकते हैं। किसान भाई अगर जिसके पास सिंचाई के पर्याप्त साधन नहीं है, वो गन्ने की लाइनों के बीच में गन्ने की जो सूखी पत्तियां हैं उनको फैला दें, इससे मल्चिंग कर दें। मल्चिंग करने से ये होता है कि नमी संरक्षित हमारी रहती है,
सूर्य का प्रकाश सीधे नहीं पड़ता है, जिससे हमारे खेत में काफी दिन तक उसमें नमी बनी रहती है। साथ ही साथ उसमें जो खरपतवार नहीं आते हैं, जो हमारा खरपतवार का नियंत्रण है वो आसानी से खरपतवार नियंत्रण हमारा मल्चिंग के द्वारा खरपतवार नियंत्रण हो जाता है। साथ ही साथ अगर हमारी सिंचाई कहीं पे किन्हीं क्षेत्रों में सिंचाई की अगर कोई समस्या है तो हम ऐसा भी रिसर्च में देखा गया है कि पोटास का प्रयोग अगर हम पर्याप्त रूप से करते हैं, जो हमारी वैज्ञानिक संस्तुति है, 100 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से अगर हम प्रयोग करते हैं तो इससे गन्ने की जड़ों में वृद्धि तो होती ही होती है, साथ ही साथ जो गन्ने की पत्तियों में जो स्टोमेटा है खुलने का वो समानांतर रूप से खुलते हैं, जिससे अधिक नहीं खुलते हैं ताकि वाष्पोत्सर्जन अधिक ना हो, पानी का ह्रास ज्यादा से ना हो। तो हम एक तरह से पोटास का संतुलित रूप में प्रयोग करके भी हम नमी को सुनिश्चित कर सकते हैं, पानी की बचत कर सकते हैं। जी डॉक्टर एस के पाठक जी, बिल्कुल सही आपने बताया। और किसान भाइयों, इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो कृषि पाठशाला गन्ने की खेती, और जो आज का विषय है गन्ने की फसल में सिंचाई और जल निकास प्रबंधन। और विशेषज्ञ हैं डॉक्टर उपेंद्र सिंह तेवतिया, जो कि मुख्य प्रबंधक हैं कृषि विज्ञान इंडियन पोटाश लिमिटेड नई दिल्ली में, और दूसरे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर एस के पाठक, जो कि वैज्ञानिक हैं गन्ना अनुसंधान संस्थान शाहजहांपुर में। और डॉक्टर साहब दोनों का स्वागत है। और जो हमारे किसान भाई कार्यक्रम सुन रहे हैं और वो चाहते हैं कि हम विशेषज्ञों से गन्ना की फसल से संबंधित कोई सवाल पूछे तो फोन नंबर नोट कर लें। हमारे फोन नंबर हैं 23 42 10 82 और 23 42 10 83, यानी 23421082 और 23421083। और जो हमारे किसान भाई मोबाइल से फोन करेंगे तो दिल्ली का STD कोड 011 इससे पहले लगा लें तो सीधे आपकी बात हो जाएगी। तो जिस तरीके से डॉक्टर पाठक जी आपने बताया कि पोटास का बहुत बड़ा महत्व है कि जिससे सिंचाई की मात्रा को भी कम किया जा सकता है और गन्ने के विकास को भी बढ़ाया जा सकता है पोटास द्वारा। तो क्योंकि हमारे साथ इंडियन पोटाश लिमिटेड के मुख्य प्रबंधक तेवतिया जी बैठे हैं, तो पोटास के महत्व के बारे में मैं तेवतिया जी से क्यों जान लूं। देखिए, पोटास के महत्व के बारे में अभी जो 5.27 करोड़ सैंपल लेके जो भारत सरकार ने सॉइल हेल्थ कार्ड बनाए थे, तो उसमें जो डेफिशिएंसी पाई गई है पोटास की, वो लगभग 87% सैंपल्स में पाई गई है। तो पोटास का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि जो सैंपल आ रहे हैं सॉइल टेस्टिंग में जी, उनमें पहले जो आते थे, पहले 60 के दशक में 70 के दशक में वो मीडियम रेंज में ज्यादा थे पोटास के, लेकिन अब लो में आ गए हैं। और आप देखिए 87%, 5.27 करोड़ में से 87% सैंपल्स में पोटास की कमी पाई गई है। और अगर स्टेट वाइज करें, सारे लगभग कुछ 2-3 स्टेट को छोड़ के सारे स्टेट्स में पूरा पोटास की कमी पाई गई है। तो पहले जो ये भ्रम था कि जमीन में कुछ पंजाब हरियाणा की जमीनों में पोटास की कमी नहीं है, अब वो कमी आ चुकी है उसका। और पोटास का महत्व आपने कहा, पोटास जब हम किसी, ना कि शुगर केन में तो है ही, उसका जो बीमारियां कीट वो कम लगते हैं, पौधे को सख्त बनाता है, पौधे को लॉजिंग, जो गिर जाता है पौधा उसको गिरने नहीं देता है, बैलेंस्ड वृद्धि होती है उसकी, ऐसा नहीं कि मोटाई कम हो और लंबाई ज्यादा हो जाए गिर जाए। तो पोटास का महत्व बहुत जरूरी है। पोटास का 2 बार यूज कर सकते हैं इसमें, एक तो बुआई के समय यूज कीजिए और एक जब मिट्टी चढ़ाएं इसमें अर्थिंग अप करें तो कूड़ में पहले पोटास डालकर उसमें अर्थिंग अप कर दें, तो बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिले हैं इसमें शुगर केन में। दूसरा में सिंचाई पर ये प्रोग्राम है जी, बिल्कुल। तो गर्मियों के समय में विशेषकर मैं किसान भाइयों को ये बताना चाहूंगा कि पहले से ही एक प्रैक्टिस रही है फावड़े से खोदने की या अब निराई गुड़ाई करने की। तो जब हम छोटे छोटे थे, हमारे पिताजी भी खुदाई करवाते थे इन दिनों में, और फिर खुदाई करके या निराई करके उसको छोड़ने से क्या होता है कि एक तरफ तो मॉइस्चर कंजर्व रहती है जमीन में जी, उसको जल्दी जल्दी पानी देने की जरूरत नहीं है, नीचे नमी बनी रहती है। दूसरा क्या होता है, जो टिलरिंग होती है वो अच्छी निकलती है उसमें, फिर क्योंकि गर्मी बनती है नीचे, गर्मी बन के आंखें जो है तुरंत जो है उनसे अंकुरित हो जाती हैं। तो किसान भाई कम से कम
अगर हो सके जितनी बार भी हो सके, एक बार अगर आप वो कर देंगे तो 20 दिन के लिए आप फ्री हो जाएंगे। अगर निराई गुड़ाई आपने कर दी, फावड़े से कर दी तो वो और भी अच्छी होती है, फावड़े वाली जो है। तो और देसी हर से जुताई भी कर सकते हैं, या आजकल ट्रैक्टर से रोटावेटर जो कूड़ों के बीच में निकल जाते हैं उससे कर सकते हैं। जो ट्रेंच विधि से किसान भाई बोल रहे हैं उनको तो बहुत अच्छा है, छोटे ट्रैक्टर आते हैं, पावर टिलर कहते हैं, उनसे बीच में जुताई कर सकते हैं। तो ये मॉइस्चर कंजर्व करने की विधि है, तो इनको अपनाना चाहिए। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब। और गन्ने की फसल में किस्मों का भी बहुत बड़ा महत्व रहता है कि बहुत सी किस्में ऐसे हैं कि जो ज़्यादा पानी चाहती हैं, कुछ किस्में ऐसी होती हैं जो कि उनको कम पानी में भी अच्छा उत्पादन देते हैं। जी, तो बिल्कुल ये बड़ा अच्छा सवाल आपने किया कि अगर ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे सिंचाई की थोड़ी परेशानी है या कहीं कम सिंचाई देने की अवस्था में किसान है, तो ऐसी किस्मों का चयन कर सकते हैं जो कम पानी में भी अच्छी पैदावार दे सकती हैं। अगर हम बात करें कोसा 12-232 की बात करें तो ये कम पानी में भी अच्छी पैदावार देने की क्षमता रखती है। अगर हम बात करें कोसा 08279 की, ये सामान्य किस्म की वैरायटी है ये, तो ये भी कम पानी में ही अच्छी पैदावार देती है। तो हम ऐसी किस्मों का चयन करके भी अच्छी पैदावार ले सकते हैं जिन क्षेत्रों में अगर पानी की कहीं पे समस्या है। अभी जहां डॉक्टर साहब ने बात किया कि गुड़ाई की, गुड़ाई का बहुत ही महत्व है और ये डिपेंड करता है कि किसान गुड़ाई किस चीज से कर रहा है या उसके प्लांट से प्लांट की दूरी क्या है, प्लांट की ज्योमेट्री क्या है। अगर किसान ने 4.5 फीट की दूरी पे बोया है, 4 फीट की दूरी पे बोया है, तो गन्ने की 2 लाइनों के बीच में वो गुड़ाई ट्रैक्टर से कर सकता है, मिनी ट्रैक्टर से कर सकता है। जी डॉक्टर साहब, किसान से बात करते हैं। हेलो। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार जी। सर मैं घनश्याम बोल रहा हूँ मथुरा से। जी घनश्याम जी। सर ये अभी आप पानी भी कह रहे थे, तो पानी जो गन्ने में देना है हमें, आप कम के हिसाब से, जैसे हमारी तरफ तो नहर बम में लोग ज्यादा कटाव ही भर देते हैं, कटाव मतलब पूरा भर दिया खेत जी, तो उसके लिए क्या यूज किया जाए, पानी की बचत भी हो। घनश्याम जी, ऐसा है कि चूंकि आपके पास बगल में नहर है तो आप नहर खोल देते होंगे तो पानी आपके खेत में पूरा भर जाता है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि गन्ने में हल्की सिंचाई की जरूरत है। जलमग्नता की स्थिति से आप ये सोचिए कि जब जितने दिन तक पानी जलमग्नता की अवस्था में रहता है तो गन्ने की जड़ों का श्वसन प्रभावित होता है। उसमें जब पानी अगर हल्का इरिगेशन, हल्की सिंचाई अगर आप करेंगे तो जलमग्नता की स्थिति में वो अच्छी बढ़वार देगा। इस नाते भले आपके पास पर्याप्त पानी है, नहर का पानी है, लेकिन आप पानी हल्की गन्ना में लगाएं। आप 2 बार की बजाय 3 बार लगा सकते हैं, लेकिन हल्का सिंचाई करें, वो गन्ने में ज्यादा फायदेमंद होता है। ठीक है। और बहुत सी ऐसी भी तकनीकी विधियां हैं, उनके द्वारा भी अगर आप सिंचाई करते हैं तो निश्चित तौर पे पानी भी कम लगेगा और आपका उत्पादन भी ज्यादा होगा। इनका ये कहना था कि बगल में नहर है, उसी से कर लेते। जी, फोन करने के लिए घनश्याम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे गन्ने में निकाय गुड़ाई की बात कर रहे थे जी। किसान भाई जब भी गन्ने की सिंचाई करें, सिंचाई के बाद जैसे ही ओट आ जाए, ओट आने के बाद आप इस समय 50 किलो यूरिया प्रति एकड़ की दर से डाल करके उसकी गुड़ाई अवश्य करें। जब हम गन्ने की गुड़ाई करते हैं तो गन्ने में क्या होता है कि मृदा में वायु का संचार होता है। वायु का संचार जब होता है तो जड़ों की वृद्धि अच्छी होती है, गन्ने में जो फुटाव की प्रक्रिया होती है उसको प्रोत्साहन मिलता है। और तीसरी चीज ये है कि हमें खरपतवार हमारे नष्ट होते हैं। हम रासायनिक खरपतवारनाशी प्रयोग करने की बजाय अगर हम यांत्रिक विधि से खरपतवार का नियंत्रण करते हैं तो हमारा खरपतवार भी नियंत्रण हो जाता है। साथ ही साथ जब हम गुड़ाई करते हैं तो मृदा में वायु के संचार से हमारी गन्ने की जड़ों का विकास भी बेहतर होता है, गन्ने में टिलरिंग में भी वृद्धि होती है। इसके लिए किसान भाई, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, आप कस्सी या फावड़े से गुड़ाई कर सकते हैं। आप मिनी ट्रैक्टर से, छोटा वाला ट्रैक्टर आ रहा है 4 फीट की दूरी पे, अगर आपने बुआई की है तो वो 4 फीट की दूरी पे बड़े आराम से मिनी ट्रैक्टर चल जाता है। 36 इंच उसकी या 37 इंच उसकी पूरी चौड़ाई उसकी होती है। वो मिनी ट्रैक्टर बड़े आराम से चल जाता है उसमें। अगर आपने पेयर्ड रो विधि से गन्ने की बुआई कर रखी है तो 2.25 साढ़े 4 फीट पे अगर आपने कर रखा है तो उसमें भी मिनी ट्रैक्टर हमारा बड़े आराम से चल जाता है। मिनी ट्रैक्टर का एक पहिया आपके 2.25 फीट में चलेगा और दूसरा पहिया हमारा जो 4.5 फीट के बीच में उसमें चलेगा। तो आपकी जो 2.25 फीट के बीच की दूरी है उसमें भी गुड़ाई बड़े आराम से हो जाती है। और जब आगे से ट्रैक्टर हमारा घूम के आता है फिर उसी तरीके से आएगा तो दोनों, हमारा जो 4 फीट की दूरी है और 2.25 फीट की दूरी है, वो 2.25 साढ़े 4 की फीट की दूरी में बड़ी अच्छी से मिनी ट्रैक्टर से गुड़ाई आप कर सकते हैं। बड़े ट्रैक्टर से भी आप गुड़ाई कर सकते हैं। तो गुड़ाई इस समय जरूर करें।
क्योंकि इन 3 महीनों में आपको यह भी ध्यान रखना है कि गन्ने में खरपतवार ना आए, क्योंकि हम जानते हैं कि खरपतवार जब हम पोषक तत्व देंगे तो खरपतवार उसका अवशोषण करते हैं, तो वो हमारी फसल से प्रतिस्पर्धा करते हैं। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना है कि खरपतवार भी ना बढ़ने पाए और हमारी गुड़ाई हो जाए। साथ ही साथ सिंचाई की अगर हम बात कर रहे हैं तो बहुत से हमारे ऐसे किसान भाई हैं जो गन्ने के साथ उन्होंने मूंग लगा रखी है, उड़द लगा रखी है, लोबिया लगा रखी है, सहफसली कर रखी है। तो हमें इसका भी ध्यान रखना है कि जब तक हमारे खेत में सहफसली है, हमें उस सहफसली की मांग के अनुसार मूंग में या उड़द में फूल आने के समय सिंचाई बहुत ही जरूरत होती है, तो उस समय आप सिंचाई अवश्य करें, ताकि आपकी जो मूंग और उड़द की दलहनी फसल है, आपको तो इनकी दाल तो मिलेगी ही मिलेगी। और किसान भाइयों को मैं बताना चाहूंगा कि इनकी जो जड़ें होती हैं, इनकी जड़ों द्वारा वायुमंडलीय नाइट्रोजन का अवशोषण किया जाता है, जिससे हमारी मृदा की उर्वरा शक्ति में वृद्धि होती है। तो इस तरीके से आप अंतर फसलों की भी सिंचाई इस समय जरूर ध्यान दें। गन्ने के साथ साथ जो अंतर फसल है उस पर भी आपका ध्यान होना चाहिए, जिससे हम गन्ना की पैदावार तो ले ही लें, साथ ही साथ अंतर फसल की भी पैदावार अच्छी हमें मिले। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल हमारे किसान भाई कार्यक्रम सुन रहे हैं कि रेडियो कृषि पाठशाला गन्ने की खेती, और निश्चित तौर पे कार्यक्रम आगे जारी रहेगा, लेकिन एक लेते हैं छोटा सा ब्रेक। सब्जियां हो, फल हो, अनाज हो या दालें, हर खेती में एग्रोना ही डालें, एग्रोना ही डालें। एग्रोना का किसानों से वादा, लागत कम और लाभ होगा ज्यादा, लाभ होगा ज्यादा। खेतों में डालो बेधड़क एग्रोना NPK 16 उर्वरक, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। फसलों की जड़ों को मजबूत बनाए, हर मौसम में फसलें लहलहाए, हर मौसम में फसलें लहलहाए। खेती के लिए बहु पोषक उर्वरक, IPL का एग्रोना NPK 16 उर्वरक। रबी हो या खरीफ, हर प्रकार की फसल के लिए वरदान 16 उर्वरक, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। किसान भाइयों, कार्यक्रम चल रहा है रेडियो कृषि पाठशाला गन्ने की खेती, और आज का विषय है गन्ना की फसल में सिंचाई और जल निकास प्रबंधन। और हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर उपेंद्र सिंह तेवतिया, जो कि मुख्य प्रबंधक हैं कृषि विज्ञान इंडियन पोटाश लिमिटेड में, और दूसरे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर SK पाठक, जो कि वैज्ञानिक हैं गन्ना अनुसंधान संस्थान शाहजहानपुर में। और जो हमारे किसान भाई कार्यक्रम में अभी जुड़े हैं और विशेषज्ञों से गन्ने की फसल में सिंचाई प्रबंधन से या गन्ने की फसल में और भी कोई समस्या हो, कीट की हो, बीमारी की हो, या जानकारी ही चाहते हैं, तो निश्चित तौर पे विशेषज्ञों से फोन पे बात कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान भी पा सकते हैं और जानकारी भी ले सकते हैं। इसके लिए फोन नंबर हैं हमारे 23 42 10 82 और 23 42 10 83, और दिल्ली का STD कोड 011 है। इसको मोबाइल में डायल करने से पहले आप लगा लें। तो डॉक्टर पाठक जी, जिस तरीके से हमने सिंचाई पे बात करी और काफी उसके निकाई गुड़ाई और भी बात हुई, लेकिन हम बात करेंगे जल निकास पर भी। लेकिन उससे पहले जानना चाहूंगा कि क्योंकि गर्मी पड़ रही है इस समय, गन्ने की फसल में बहुत से किसान भाइयों की शिकायत आती है कि उसमें कई तरह के कीट भी लग रहे हैं जी, और बीमारियों का भी इस समय प्रभाव हो रहा है जी। तो कौन कौन से ऐसे कीट हैं जिनका इस समय प्रभाव देखा जा रहा है? इस समय देखिए, चूंकि तापमान में वृद्धि हो रही है जी, तो गन्ने में इस समय बेधक कीटों का प्रकोप काफी तेजी से हो रहा है। इस समय बेधक कीटों का मतलब यह है कि ये गन्ने के तने को बेध करके और अंदर बीज की गोंद को खाते हैं। तो जिसमें चोटी बेधक प्रमुख रूप से इस समय काफी देखा जा रहा है, कई चीनी मिल क्षेत्रों में देखा जा रहा है। चोटी बेधक कीट की अपने यहाँ कुल 5 से 6 पीढ़ियां पाई जाती हैं, जिसमें दूसरी पीढ़ी का प्रकोप इस समय देखा जा रहा है। किसान भाई इसको अपने खेत में इस तरीके से देख सकते हैं कि इस कीट की जो तितली होती है वो चांदी जैसे सफेद रंग की होती है। अगर आपको खेत में इस तरह से तितली दिखाई पड़े चांदी जैसे सफेद रंग की, तो आप ये समझ जाइए कि आपके खेत में चोटी बेधक कीट का प्रकोप होने जा रहा है। क्योंकि तितली तो हमारे नुकसान नहीं करती हमारे गन्ने को, लेकिन तितली क्या करती है कि वो नर और मादा मेटिंग करने के बाद अंडे देती है जी। और ये अंडे जो दिए जाते हैं
गन्ने की पत्ती के निचले सतह पर ये दिए जाते हैं। 50 से लेकर के 250 के गुच्छों में अंडे दिए जाते हैं और ये अंडे नारंगी रंग के रोए से ढके होते हैं। इस तरीके से सबसे पहले तो किसान भाई अगर देखें कि इस तरह के अंडे अगर उनके गन्ने के खेत में गन्ने की पत्ती की निचली सतह पर दिखाई पड़ रहे हैं तो उनको तोड़ करके नष्ट कर दें। तोड़ करके इसलिए नष्ट कर दें क्योंकि आप देखिए कि अगर उसमें 250 से 500 से लेकर 250 अगर अंडे हैं और इन्हीं अंडों से जो सूंडियां निकलती हैं वही हमारे गन्ने को नुकसान पहुंचाती हैं। तो अगर आपने पत्ती को तोड़ करके नष्ट कर दिया तो आपने उतनी सूंडी को नष्ट कर दिया। तो अगर किसान भाई देखें कि इस तरह के अंडे दिखाई पड़ रहे हैं तो नष्ट कर दें। दूसरी चीज ये है कि इसकी सूंडी जो होती है वो हल्के पीले रंग की होती है। ये सूंडी अंडे से निकलने के बाद सूंडी गन्ने की पत्ती की जो मध्य सिरा होती है उससे होते हुए जाकर के और गन्ने के बीच में गोफ में ऊपर ये जाकर के उसको खाती है, जिससे उन पत्तों को खाती है जो पत्तियां अभी खुली नहीं होती हैं। तो जब वो पत्तियां खुलती हैं तो उन पत्तियों पर गोल छर्रे जैसे निशान दिखाई पड़ते हैं। इस तरीके से लक्षण अगर दिखाई पड़े तो किसान भाई ये समझ जाए कि हमारे गन्ने के खेत में चोटी बेधक कीट का प्रकोप हो गया है। इस तरह के लक्षण देखने पर अभी चूंकि गन्ना छोटा है तो उनको अगर कहीं कहीं पे दिखाई पड़ रहा है तो आप जो प्रभावित क्लम्प है, प्रभावित तना है, उसको खुरपी से काट करके निकाल दें। तो उससे क्या होगा कि आपकी सूंडी सहित और प्यूपा सहित वो नष्ट हो जाएगा और उसमें जो आप काट दिए हैं उसमें से टिलिंग तुरंत हो जाएगी। अगर इसकी संख्या ज्यादा दिखाई पड़ रही है तो इसके लिए आप रासायनिक नियंत्रण कर सकते हैं। रासायनिक नियंत्रण में है क्लोरेंट्रेन नीलिप्रोल, ये है 18.5 SC का, जो बाजार में विभिन्न ट्रेड नामों से मिलता है। तो उसको आप ले सकते हैं और उसकी 150 ml मात्रा को 400 लीटर पानी में घोल बना करके और प्रति एकड़ की दर से सूखे खेत में गन्ने की लाइनों में जड़ों के पास ड्रेंचिंग कर दें और ड्रेंचिंग करने के बाद उसके 24 घंटे के अंदर उसकी सिंचाई कर दें। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल बात आपसे जारी रखेंगे, लेकिन एक किसान भाई का फोन लेते हैं। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मैं आवेश सिंह बोल रहा था सर, डॉक्टर साहब को नमस्कार सर। हाँ, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं हरियाणा रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट सर। जी, क्या सवाल है आपका? आप डॉक्टर साहब से सवाल पूछिए। तो ये था सर, जमीन में जैसे मैं मिट्टी चेक करवाया था सर, जी तो उसमें पीएच दिखा 7.7 जी और कार्बन ऊर्जा दिखाई उसमें 2.5, जी जैसे माने 0.25 है सर। तो वो डॉक्टर साहब बता दे भाई कम है, तो इसको बढ़ाने के लिए मतलब कुछ हो सकता है सर? ऑर्गेनिक मैटर को बढ़ाने के लिए मैं आपको 2-3 चीज बताऊंगा। या तो कूड़ी की खाद आप डालिए उसमें, या फिर जो हरी खाद कहते हैं कि ढैंचा बो दिया, जैसे गेहूं काटने के बाद में, या उसके बीच में भी गन्ना बोते हैं आप? कपास हुआ, गेहूं हुआ, अभी अरहर लगाया है उसमें। हाँ, तो देखिए, एक कूड़ी की खाद हो गई, दूसरा हो गया आपको हरी खाद हो गई, आप तीसरा हो गया कि जो आपकी फसल बोते हो उसी को जो अवशेष होते हैं उसको उसमें मिलाएं, और ये ही ऑर्गेनिक। और दूसरा जो कूड़ी की खाद होती है ना, वो बिल्कुल सूखी नहीं होनी चाहिए, वो थोड़ी सी हल्का सा नमी उसमें होनी चाहिए, तब खेत में मिलाएं। जब तैयारी करते हैं उसमें डालकर तुरंत जुताई कर दें उसकी, जिससे कि वो मिट्टी में मिल जाए। यही तरीका है। ऑर्गेनिक कार्बन आपका 0.25 है, बहुत कम है, 0.5 होना चाहिए। दूसरा बात है, जुताई आप थोड़ी सी गहरी करिए। देखो, कॉटन की जड़ बहुत गहरी जाती है, मुझे नहीं पता आप कितनी गहरी जुताई करते हैं। पौधा शुरू में तो अच्छा उगाएगा, लेकिन अच्छी ग्रोथ ऊपर को तभी करेगा जब जड़ उसकी गहरी जाएंगी, और उसको गहरी जड़ जाने के लिए नीचे भुरभुरापन होना चाहिए। आजकल जो रूटावेटर से जुताई करते हैं, कॉम्पैक्टनेस, मिट्टी दब जाती है उसमें नीचे से, तो उसको थोड़ा सा टिलर से आप गहरी जुताई करिए, ठीक है। उसके बाद में आप देखिए ग्रोथ आपको अच्छी मिलेगी, और कूड़ी का खाद डालिए। ठीक है, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी डॉक्टर साहब, जी, आप कीट नियंत्रण की बात हम कर रहे थे, रासायनिक नियंत्रण पे कर रहे थे। इसके अलावा अगर किसान भाई फिप्रोनिल 40% प्लस इमिडाक्लोपिड 40% 500 ग्राम को लेकर के 1000 लीटर पानी में घोल बना करके प्रति हेक्टेयर की दर से अगर आप इसकी ड्रेंचिंग कर दें तो इससे भी हम इस कीट को नियंत्रित कर सकते हैं। साथ ही साथ हम बताना चाहेंगे अपने किसान भाइयों को कि जैविक नियंत्रण के तहत भी इस कीट को नियंत्रित किया जा सकता है। इसके लिए ट्राइकोग्रामा जापोनिकम के ट्राइको कार्ड रिसर्च स्टेशन पे मिलते हैं। अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो हमारे मुजफ्फरनगर केंद्र पर ट्राइको कार्ड उपलब्ध हैं। जो किसान भाई लेना चाहें वहां से ट्राइको कार्ड ले सकते हैं। और 1 एकड़ में के लिए 20,000 अंडे की जरूरत होती है, जो कि एक कार्ड में उपलब्ध होता है। एक कार्ड किसान भाई लेकर के उसको 4 से 5 टुकड़े कर लें उसके, और गन्ने के खेत में 4 से 5 मीटर अंदर उसको
शाम को 4-5 बजे आप उस पत्तियों पे नत्थी कर दें। तो इससे क्या होगा कि ये जो कीट है ट्राइकोग्रामा जापोनिकम जो कीट है, ये हमारा जो शत्रु कीट है उसके अंडे पर परजीवी के रूप में जाकर के उसको नष्ट कर देता है। तो जब अंडा ही नष्ट हो जाता है और अंडे के बाद सूड़ी बनती है जो हमारे गन्ने को नुकसान पहुंचाती है। तो जब अंडा ही नष्ट हो जाएगा, सूड़ी नहीं बनेगी, तो हमारी गन्ने की फसल अच्छी रहेगी। तो जैविक नियंत्रण के द्वारा भी हम ट्राइकोकार्ड के द्वारा भी इसका नियंत्रण कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, एक किसान भाई का फोन है, उसको लेते हैं, फिर आपसे बात जारी रखेंगे। हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार जी। सर मैं धनेंद्र सिंह, गांव नार मोहम्मदपुर, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर से बोल रहा हूँ जी। हाँ जी, क्या सवाल है आपका? मैंने जो अंतर फसलीकरण के विषय में पूछ रहा हूँ आपसे, गन्ने के साथ में क्या कोई सब्जी फसल जैसे गोभी है, पत्ता गोभी है, ऐसी भी कोई फसल लगाई जा सकती है? जो गोभी या पत्ता गोभी या ये है, ये शरदकालीन जो गन्ना है उस समय आप बड़े आराम से लगा सकते हैं, लाइनों में आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रीष्मकालीन कोई नहीं है? ग्रीष्म काल में आप इस समय मूंग, उर्द और लोबिया की बुआई कर सकते हैं गन्ने की 2 लाइनों के बीच में। लोबिया के विषय में तो आपको बताऊंगा मैं कि हमारे यहाँ पे छोटा पशु बहुत रहता है और वो नहीं होने देते उसे। आप मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए इस समय, चाहे अगर आपने पेड़ी आपके पास हो या पौधा गन्ना हो, ढैंचा की बुआई करके आप मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की वृद्धि कर सकते हैं। ढैंचा की बुआई का बहुत अच्छा समय चल रहा है इस समय। आप चाहे पेड़ी ये गन्ना के साथ में बोया जा सकता है? बड़े आराम से, बहुत से किसान हमारे कर रहे हैं। और गन्ने की 2 लाइनों के बीच में आप ढैंचा बो करके 40 से 45 दिन में आप उसमें पलट दीजिए, आपकी मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होगी, जो कि अंततः आपके गन्ने के उत्पादन पर उसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। नहीं, मैंने आज ही देखा है, गोभी की फसल खड़ी और गन्ना भी बहुत अच्छा खड़ा उसका, किसान के खेत में देखा मैंने। गन्ने के साथ गोभी। आप अगर दूरी पे कितना बो रहे हैं अपना गन्ना, कितनी दूर बोते हैं कूड़? मैं अपना गन्ना बोता हूँ जी 36 इंच पे। हाँ, तो आप 1 लाइन लगा सकते हैं गोभी की। हाँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसमें सिंचाई की व्यवस्था क्या रहेगी? सिंचाई की व्यवस्था नॉर्मल रहेगी, जब गन्ने में दो उसमें भी दो। उसमें भी कोई ऐसा नहीं होता कि पानी की बहुत कम जरूरत होती है भाई, वो तो पौध लगाई जाती है ना जी। आप बता रहे हैं कि हल्का पानी चाहिए गन्ने को। कोई भी फसल हो हल्का ही चाहिए, धान को छोड़ के। कोई फसल ऐसी नहीं है जिसमें पानी भरने की रिकमेंडेशन हो। गोभी की पौध लगाओगे आप, उसके बाद में बराबर पानी लगाते रहिए आप। 8वें, 9वें, 10वें दिन, 15वें दिन निराई गुड़ाई करोगे तो आप 20 दिन में पानी लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और गोभी, आप गोभी तोड़ने के बाद वो गोभी का जो फॉलिएज है वो अपना खेत में खूड़ों में डाल दीजिए, मिट्टी चढ़ा दीजिए, खाद भी बन जाएगी। फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। डॉक्टर साहब, आप उसमें गन्ने की फसल में जो कीट में जैविक नियंत्रण की बात कर रहे थे। जी, वो ट्राइकोकार्ड की बात हम कर रहे थे। उसको किसान भाई जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान हैं तो मुजफ्फरनगर केंद्र से जाकर के वहां पे ले सकते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसान जो हमारा सेवरही शोध संस्थान वहां से प्राप्त कर सकते हैं। मध्य उत्तर प्रदेश के किसान हैं वो शाहजहांपुर संस्थान पे जाकर के वहां से ट्राइकोकार्ड लेकर के और वहां से प्राप्त कर सकते हैं। ये बहुत ही। डॉक्टर साहब, क्या ये ट्राइकोकार्ड मिल द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं? डॉक्टर तेवतिया जी, आपसे जानना चाहूंगा। मिल द्वारा भी इन्हीं संस्थानों से या कोई जो कंपनियां बनाती हैं वहां से लेकर हम अपने किसानों को उपलब्ध कराते हैं। हम फ्री में बांटते हैं किसानों। वही तो मैं कहना चाहूंगा कि जो आपके किसान जो गन्ना आपको सप्लाई करते हैं, मिलों को सप्लाई है, तो मिल वालों की भी तो जिम्मेदारी है कि उसको किसी तरीके से नियंत्रण किया जाए। बिल्कुल है जिम्मेदारी। हम उनको ट्राइकोकार्ड भी देते हैं और फेरोमन ट्रैप भी देते हैं। जो दवाई है चोटी बेधक की जो डॉक्टर साहब बता रहे, वो दवाई CTPR जो बता रहे वो भी हम छूट पे देते हैं। रेड रॉट ऑफ शुगर केन का ट्राइकोडर्मा, थायोफिनेट मिथाइल, ये सब हम छूट पे देते हैं, पूरा मुहैया कराते हैं। जी डॉक्टर साहब, बात आपसे जारी रखेंगे। एक किसान भाई का फोन लेते हैं। हेलो। हाँ जी डॉक्टर साहब, नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार। हाँ, मैं राम कुमार बोल रहा जी, जिला बागपत से। जी राम कुमार जी, आपका स्वागत है। गन्ने की वैरायटी है जी 15-233, उस बारे में जानकारी दिवा दो डॉक्टर साहब से। जी बिल्कुल दिवाएंगे जी हम। 15-233 सामान्य किस्म की वैरायटी है और बहुत ही अच्छी किस्म है। ये मुजफ्फरनगर केंद्र से ही ये जारी हुई है और पिछले वर्ष ये रिलीज हुई थी। तो सामान्य में ये अच्छी किस्म है। इसकी मोटाई बहुत अच्छी है। अगर जमाव की बात करें तो जमाव इसका अच्छा है और जमाव के साथ ब्यात भी अच्छा है। और जिस गन्ने का जमाव अच्छा होगा, ब्यात अच्छा होगा, उसमें उसकी पेड़ी भी बहुत अच्छी होती है। तो ये बहुत ही अच्छी वैरायटी। इसको आप मुजफ्फरनगर केंद्र से या हमारे शाहजहांपुर केंद्र से बुआई के समय, अगर शरद काल में बुआई कर रहे हैं तो सितंबर अक्टूबर में आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं।
और उसकी बुआई करें। अच्छी वैरायटी है, बहुत ही अच्छी वैरायटी है। हाँ ठीक है सर जी, बोने को ठीक कर रहा है इसे। नहीं, बोई अच्छी वैरायटी है, बहुत ही अच्छी वैरायटी है। मोटाई भी इसकी अच्छी है। हाँ, और शाहजहांपुर में मिलेंगे आपसे हम। जी बिल्कुल जी। ठीक है सर जी, नमस्कार। जी राम कुमार जी, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कार्यक्रम हमारा जारी है, लेकिन एक लेते हैं छोटा सा ब्रेक। खेतों में जब पॉलीहेलाइट डाली जाएगी, आवश्यक तत्वों की कमी दूर हो जाएगी, मिट्टी की उर्वरता इससे बढ़ती जाएगी। आईपीएल की पॉलीहेलाइट, आईपीएल की पॉलीहेलाइट, फसलों की जड़ और भी गहरी होती जाएगी, मजबूती के कारण फसलें गिर नहीं पाएगी, फसलों की उत्पादकता को खूब बढ़ाएगी, किसान भाइयों के जीवन में खुशियां आएगी। आईपीएल की पॉलीहेलाइट, आईपीएल की पॉलीहेलाइट। मिट्टी की उर्वरता एवं फसल उत्पादन में अद्भुत वृद्धि के लिए प्रसिद्ध बहुपोषक प्राकृतिक उर्वरक आईपीएल की पॉलीहेलाइट, समझदार किसानों की पहली पसंद। आईपीएल की पॉलीहेलाइट। किसान भाई समय सुन रहे हैं रेडियो कृषि पाठशाला गन्ने की खेती, और हमारे साथ डॉक्टर एस.के. पाठक जी हैं, डॉक्टर उपेंद्र सिंह तेवतिया जी हैं। और आज का हमारा विषय है गन्ने की फसल में सिंचाई और जल निकास प्रबंधन, और उसके साथ साथ गन्ने में और भी कोई समस्या है उस पर भी हम विशेषज्ञों से बात करते हैं। इसके साथ साथ जो हमारे किसान भाई कार्यक्रम को सुन रहे हैं वो भी विशेषज्ञों से कुछ जानना चाहते हैं और जुड़ना चाहते हैं कार्यक्रम में, तो निश्चित तौर पे उनका स्वागत है। और विशेषज्ञों से बात करने के लिए आपको फोन उठाना पड़ेगा। उसके लिए मैं नंबर आपको बताता हूं और आप मिलाइए 23 42 10 82 और 23 42 10 83, यानी 23421082 23421083, और दिल्ली का एसटीडी कोड है 011 यानी 011। तो किसान भाइयों, आपके फोन का इंतजार है। और डॉक्टर साहब से हम बात करना चाहेंगे कि इस समय गन्ने में आपने जो बोरर की बात कर ली, लेकिन एक कीट चोटी वेदक भी आता है, तो उसके बारे में किस तरीके से आप बताना चाहेंगे कि किसान भाई उससे अपने गन्ने की फसल को रोक सकें? अभी चोटी वेदक की हम लोगों ने पूरी चर्चा उस पर की है, जो वेदक कीट है हमारे चोटी वेदक की। अभी इसके अलावा एक और जो काला चिकटा ब्लैक बग दिखाई पड़ रहा है, काला चिकटा कीट दिखाई पड़ रहा है, तो उसके लिए मैं बताना चाहूंगा अपने किसान भाइयों को कि ये जो ब्लैक बग है, काला चिकटा है, वो गन्ने की गोंफ के बीच में, जो गन्ने की गोंफ की पत्तियां होती है उसके बीच में जाकर के नीचे वहां पे जाकर के गन्ने की पत्तियों से रस चूसता है। तो उसका परिणाम ये होता है कि गन्ने की गोंफ की जो पत्तियां होती हैं वो पीली पड़ने लगती हैं। इस तरह एक खासकर इस समय पेड़ी गन्ने में काफी दिखाई पड़ रहा है काला चिकटा ब्लैक बग। जी डॉक्टर साहब, जानना चाहूंगा, एक किसान भाई का फोन लेते हैं। हेलो नमस्कार जी। हाँ नमस्कार जी। इंद्रवीर तेवतिया गाँव नथुगढ़ी डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। जी तेवतिया जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। गन्ने की पाठशाला में एक प्रश्न है जी कि जो जल प्रबंधन है उसके साथ साथ क्या फर्टिलाइजर का प्रयोग भी किया जा सकता है या उसके बाद में किया जाए, या जल प्रबंधन से पहले खेत की या गन्ने की जुताई गुड़ाई या उसकी घास साफ करके फिर जल उसमें दिया जाए? एक तो ये सवाल है सर जी। जी। और दूसरा प्रश्न है कि जल प्रबंधन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए तेवतिया जी, जल प्रबंधन, एक तो डॉक्टर साहब ने हमारे साथ जो बैठे हैं वैज्ञानिक शाहजहांपुर के, उन्होंने भी बताया कि पानी पूरा भरना नहीं होता है कि मैंडेप से उतरने लगे भाई ये तो गन्ने की फसल है इसमें पानी बहुत दे दो। एक तो हल्का पानी लगाना है, ठीक है, उससे आपकी फसल ज्यादा अच्छी होगी और वायु संचार बना रहेगा। डॉक्टर साहब ने बताया था जितने दिन पानी भरा रहेगा उसमें वायु संचार नहीं होगा। वायु संचार बहुत जरूरी है उसमें, जो फसल के लिए, वृद्धि के लिए, जड़ों के विकास के लिए बहुत जरूरी है। पहली बात तो ये होगी।
दूसरा क्वेश्चन है आपका, क्या जल प्रबंधन के साथ खाद डाल सकते? देखिए, जल प्रबंधन और खाद और पानी, ये दो चीजें गन्ने के लिए बहुत जरूरी हैं अगर आपको अच्छी फसल लेना है तो बिल्कुल कर सकते हैं साथ में। अब आपके ये क्वेश्चन होगा कि किस तरीके से करें। भाई, पहले खाद डाल के निराई गुड़ाई और ये सब करें, या निराई गुड़ाई करने के बाद खाद डाल के पानी डालें, ये आपके क्वेश्चन उठ रहे होंगे। देखिए, जो आप यूरिया डालते, जो पोटास और जो फास्फोरस है वो आपने बुआई के समय डाल दिए होंगे। अब आप डालते हैं नाइट्रोजन बाद में जो रह जाती है। नाइट्रोजन को हमेशा कभी भी पानी देने से पहले नहीं डालना चाहिए, क्योंकि उसका जो लॉसेस है वो बढ़ जाते हैं। और अगर हम 100 किलो नाइट्रोजन डालते हैं तो अगर हमारा प्रबंधन अच्छा होगा तो 40 से 50 किलो ही हमारे पौधे को मिल पाती है, बाकी लॉस हो जाती है। लॉस किस तरह से होती है? अगर आपने धूप में, अपने खेत में जुता हुआ खेत है और धूप में आपने यूरिया डाला तो उसकी अमोनिया बन के ऊपर को नाइट्रोजन उड़ जाएगी। अगर आपने पहले यूरिया डाल के और पानी भर दिया खेत में तो नाइट्रोजन जो है उसकी जड़ों से नीचे निकल जाएगी, जिसको लीचिंग कहते हैं। तो इसलिए जब यूरिया डालो आप निराई गुड़ाई करो, वेट करो 15-20 दिन का, उसमें आपका टिलरिंग होगी, गर्मी बनेगी, नीचे मॉइस्चर कंजर्व रहता है। फिर उसमें आप पानी लगाइए। जब पानी पैर टेक हो जाए, आपके खेत में पैर टिकने लगे, उसके बाद में आप उसमें यूरिया डालिए। तो ये है। और कोई क्वेश्चन है आपका? जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, फोन करने के लिए तेवतिया जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, एक फसल होती है हमारी मुख्य फसल, दूसरी एक पेड़ी भी होती है गन्ने में। तो पेड़ी में भी अगर हम ठीक से सिंचाई प्रबंधन, उर्वरक प्रबंधन, निकाय गुड़ाई, देखभाल सारी चीजें अच्छी करते हैं तो पेड़ी से भी किसान भाइयों को अच्छी उपज मिलती है। बिल्कुल मिलती है। इसमें किस तरीके से किसान भाई क्या कुछ करें? जी, पेड़ी पे चर्चा से पहले एक जो ब्लैक बग की बात हो गई, उसका नियंत्रण बीच में एक फोन कॉल आ गया था किसान भाई का। जी, जो काला चिकटा इसमें ज्यादातर पेड़ी गन्ने में ही दिखाई पड़ रहा है, तो आप उसके लिए एमिडाक्लोपिड 150 से 200 ml लेकर के 625 लीटर पानी में घोल बना करके आप छिड़काव उस पर गन्ने पे करें। और ध्यान ये रखें कि छिड़काव आपको इस तरीके से करना है कि वो दवा गन्ने की बीज की गोंफ में जाए, अदरवाइज वो चींटी खत्म नहीं होगी, वो जो काला चिकटा है वो खत्म नहीं होगा। तो इस तरीके से छिड़काव आपको करना है ऊपर से कि दवा उसके अंदर जाए, गोंफ में जाए। अगर ये इमिडाक्लोपिड मिल जाए या प्रोफेनोफास 40% प्लस साइपर 4% 750 ml को 800 लीटर पानी में घोल बना करके आप इस पे छिड़काव कर दीजिए, तो ये ब्लैक बग से आपको छुटकारा मिल जाएगा। इस समय काफी देखने में मिल रहा है। यानी डॉक्टर साहब, कहने का मतलब ये है कि जिस स्प्रेयर से आप कर रहे हैं छिड़काव, तो उसको इतनी मात्रा में करें कि पूरा गोब के अंदर उसमें पूरा भर जाए। छिड़काव का डायरेक्शन होता क्या जनरली कि छिड़काव हम जब करते हैं तो पत्ती के ऊपर करते, साइड से करते हुए चले जाते हैं, लेकिन हमें ये रखना है कि छिड़काव ऊपर से करना है ताकि गोफ में दवा चली जाए, गन्ने के बीच के गोफ में चली जाए दवा। इस तरीके से ध्यान रखें तो वो कीट फिर समाप्त हो जाएंगे। दूसरी चीज, पेड़ी प्रबंधन की बात हम कर रहे थे जी। किसान भाई अगर पेड़ी का प्रबंधन बेहतर ढंग से करें तो पौधे गन्ने के बराबर पैदावार ले सकते हैं, लेकिन कई बार किसान भाइयों पेड़ी प्रबंधन में उतना ध्यान नहीं देते हैं, जिससे उनकी पेड़ी की पैदावार बहुत ही डाउन हो जाती है। लेकिन एक चीज किसान भाइयों को यह पता है कि पेड़ी की जो लागत होती है वो पौधे की लागत के बराबर, लगभग 22 से 23% लागत हमारी कम होती है। 22 से 23% कम लागत में हम पौधे की उत्पादन के बराबर पेड़ी से पैदावार प्राप्त कर सकते हैं। छोटा सा ध्यान दे करके जब हम पौधे गन्ने की कटाई करें तो कटाई जमीन की सतह से करें। इसके लिए उनको ये करना है कि गन्ने की जो सूखी पत्तियां हैं, अब तो मल्चर भी आ गए हैं, गन्ने की सूखी पत्तियों को पूरे खेत में बराबर फैला दें। 7-8 सेंटीमीटर मोटाई से ज्यादा मोटाई ना हो जी। पूरे खेत में फैला करके, फैलाने के बाद उसमें मल्चर चलवा दें। मल्चर चलवाने से 2 फायदे होते हैं। एक तो ये है कि जो गन्ने की पत्तियां छोटी छोटी टुकड़ों में हो जाती हैं श्रेडर चलने से, और जो हमारी पौधे गन्ने की जो ठूंठ है वो ठूंठ कट करके जमीन की सतह के बराबर हो जाती है, जिससे उसमें फुटाव बेहतर होता है। तीसरी चीज ये है कि जब गन्ने की पत्तियां छोटे छोटे टुकड़े में हो जाती हैं तो सिंचाई करने के बाद वो सड़ जाती हैं, और सड़ने के बाद ऑर्गेनिक मैटर में हमारे फसल में वृद्धि होती है। ये करने के बाद जी डॉक्टर साहब, फोन कॉल, एक किसान भाई का फोन है, उसको लेते हैं। हेलो
नमस्कार। नमस्कार जी। सर मैं सुमेर बोल रहा हूँ, महेंद्रगढ़ हरियाणा। जी सुमेर जी, क्या सवाल है आपका? सवाल ये है कि गन्ना तो लगा लिया जी, तो उसमें देसी खाद अगर डाल दे तो, जैसे आप ये बता रहे हो। बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। देसी खाद अगर सड़ी हुई है आप गन्ने की लाइनों में डाल करके गुड़ाई कर दीजिए। अगर आपने नीचे नहीं डाला है तो उसमें आप ऊपर डाल दीजिए, डाल करके गुड़ाई कर दीजिए, और अच्छी बात है। और मिट्टी चढ़ा दी, मिट्टी चढ़ा दीजिए, पूर्ति कर देगा ये? बिल्कुल पूर्ति करेगा। 1 हेक्टेयर गन्ने के लिए 100 कुंटल गोबर की सड़ी हुई खाद की जरूरत होती है। अगर 100 कुंटल गोबर की सड़ी खाद नहीं आपके पास है तो 50 कुंटल प्लेसमेंट आप दे दीजिए। 50 कुंटल प्लेसमेंट नहीं है, ये दोनों नहीं है, तो 25 कुंटल वर्मी कंपोस्ट आप दे दीजिए। इन तीनों में से कोई एक अगर आप दे देते हैं तो पोषक तत्वों की पूर्ति उसकी होती है। ठीक है सुमेर जी, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी पेड़ी प्रबंधन की हम लोग बात कर रहे जी, थे जी। तो इस तरीके से श्रेडर चलाने के बाद, मल्चर चलाने के बाद आप तुरंत किसान भाई उसकी सिंचाई कर दें। सिंचाई करने के बाद उसमें जैसे ही हल्का सा पैर धंसने लायक स्थिति हो जाए तो सबसे पहले नत्रजन की मात्रा का प्रयोग करें। नत्रजन की जो मात्रा प्रति हेक्टेयर है बसंतकालीन गन्ने के लिए 180 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है, लेकिन जब हम पेड़ी में इसकी उर्वरक की बात करते हैं तो 25% अधिक बढ़ा के देते हैं, तो 225 किलोग्राम नाइट्रोजन हमको देना चाहिए। और 225 किलोग्राम नाइट्रोजन देने के लिए हमको 488 किलोग्राम यूरिया प्रति हेक्टेयर देना होगा। 488 किलोग्राम यूरिया देने के लिए हमें 50% मात्रा इसको तुरंत हमें देनी है सिंचाई के बाद, जैसे ही ओट आ जाए तो। जी डॉक्टर साहब बात करेंगे आपसे, लेकिन एक किसान भाई का भी फोन लेते हैं। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार जी, कौन भाई बोल रहे हैं? नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। मैं बापुरा गाँव से बोल रहा हूँ सर। यहाँ कम पानी वाली कौन सी किस्म है? कम पानी वाली गन्ने की किस्म है, एक तो कोसा 08279, कोसा 12232। ठीक सर। ये दोनों आप बुआई कर सकते हैं, कम पानी में भी अच्छी पैदावार आपको देगी। थैंक यू सर। जी ठीक है, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, पेड़ी में जो हम उर्वरक की बात कर रहे थे जी, तो इसमें किसान भाई इस तरीके से कर सकते हैं कि पहली बार जो यूरिया आप दें, 2 बोरी यूरिया प्रति एकड़ की दर से आप पहली बार उसमें डाल करके गन्ने की लाइनों में आप बुरकाव इसका कर दें। और बुरकाव करने के बाद उसके 4-5 दिन बाद ये जो आपने पत्तियां डाल रखी हैं, ये पत्तियां और जल्दी सड़ जाएं, इसके लिए आर्गेनो डिकम्पोजर आता है 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से। 2 से 3 कुंटल गोबर की सड़ी हुई खाद में 3-4 दिन बाद डाल करके आप गन्ने की लाइनों की गुड़ाई कर दें, तो इससे 2 फायदे होंगे। पहली बात तो ये कि जब आप यूरिया डाल देते हैं तो गन्ने की जो ठूंठ है, उन ठूंठ में जो शर्करा होती है वो सुक्रोज के रूप में होती है। जब हम पानी सिंचाई कर देते हैं और उस पर यूरिया डाल देते हैं तो ये ग्लूकोज के रूप में कन्वर्ट हो जाती है, जिससे उसको पेड़ी के फुटाव को और प्रोत्साहन मिलता है। तो ये चीज करने से पेड़ी में तुरंत फुटाव होने लगता है। और दूसरी चीज ये है कि जो हमारी पत्तियां हैं वो सड़ने, आर्गेनो डिकम्पोजर डालने से वो सड़ने की प्रक्रिया में शुरू हो जाती हैं। तो ये दोनों फायदे हमारे पेड़ी को मिलते हैं। साथ ही साथ एक चीज मैं किसान भाइयों को बताना चाहूंगा कि पेड़ी में फास्फेटिक और पोटेशिक उर्वरकों का भी प्रयोग अवश्य करें। इसके लिए सिर्फ ध्यान आपको ये देना है कि दूसरे पानी पे आपको देना है, दूसरे या तीसरे पानी पे दें, लेकिन इनका प्रयोग जरूर करें। प्रयोग करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि फास्फेटिक और पोटेशिक उर्वरक देने के लिए आपको गन्ने की जड़ों के पास देना है। गन्ने की जो लाइन है, पेड़ी की जो लाइन है, उसके किनारे कूड़ खोलते हुए वहां पे अगर आप देते हैं तो आपकी जड़ों को मिलता है, क्योंकि फास्फोरस और पोटास जो है नॉन मूवेबल ये पोषक तत्व है, ये चलायमान नहीं है। तो जहां आप डालते हैं वहीं पे ये पड़े रहते हैं। तो आप लाइनों में कूड़ बना करके उसमें आप दें फास्फेटिक, पोटेशिक। 1 हेक्टेयर के लिए अगर डीएपी से अगर आप पूर्ति करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 174 किलोग्राम डीएपी प्रति हेक्टेयर देना होगा। और म्यूरेट ऑफ पोटास से अगर आप पूर्ति करना चाहते हैं पोटास की तो 100 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास आपको देना होगा। ये जरूर आप पेड़ी में प्रबंधन करें। आप इतना करने के बाद देखेंगे कि आपकी पेड़ी का फुटाव बहुत ही अच्छा होगा। और पेड़ी में तो आपकी 20-25% लागत आपकी कम हो जाती है। और ये पेड़ी की जो फसल है ये पौधे की तुलना में जल्दी पक करके तैयार हो जाती है, चीनी मिलों में जल्दी सप्लाई भी हो जाती है। तो पेड़ी प्रबंधन पे किसान भाई बेहतर ध्यान दे करके उसमें समय से सिंचाई करें। जैसी बात हुई है 15 से 20 दिन में सिंचाई करें तो निश्चित रूप से आप पौधे गन्ने के बराबर पैदावार ले सकते हैं पेड़ी गन्ने से। डॉक्टर साहब, पेड़ी में कभी कभी क्या होता है कि जितने भी गन्ने होते हैं कि सब में किले नहीं निकलते हैं, कई जगह खाली भी दिखाई देते हैं जी, तो उससे भी उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है। तो क्या उस खाली जगह को किसान भाई किसी तरीके से भर सकते हैं? बिल्कुल भर सकते हैं। उसमें अगर किसान भाई लाइनों में देख लें, अगर कहीं पे गैप 45 सेंटीमीटर से ज्यादा का गैप है जी, अगर ज्यादा गैप है तो वहां पे पूर्व अंकुरित पेड़े अगर उनके पास हैं, अगर पहले से उन्होंने
पौधे बना रखे हैं, अगर हैं तो उसकी रोपाई कर दें। अगर कुछ भी नहीं है तो आप सीधे गन्ने के टुकड़े 2-2 आंख के टुकड़े काट करके उस गैप में वहां पे उसकी बुआई कर दें, तो उससे भी वो गैप फिलिंग उसकी पूर्ति हो जाएगी और उपज पे कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये गैप गन्ने की बिजाई करें या कहीं उसके पौध भी तैयार कर सकते हैं? पहले से पूर्व अंकुरित पौधे अगर वो तैयार कर रखे हैं, जैसे मान लीजिए कि उन्होंने एक पर्टिकुलर वैरायटी की बुआई की है, सपोज करिए 13235 की बुआई किया है, तो 13235 अगर उनको लग रहा है कि हमारे पेड़ी में गैप है, पौधे गन्ने में गैप है, तो उसके पहले से 1 महीने पहले 1-1 आंख के टुकड़े काट करके उसकी नर्सरी तैयार कर सकते हैं, पॉली बैग तैयार कर सकते हैं या एसटीपी तैयार कर सकते हैं। और जब उनका पौधा गन्ना कट जाए तो उस गैप पे ले जाकर पहले सिंचाई के बाद ले करके उसका वहां पे ट्रांसप्लांट कर दें, तो कोई उपज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी डॉक्टर तेवतिया जी, जानना चाहूंगा कि अब जैसे पोटास और फास्फेट ये उर्वरक तरल रूप में भी उपलब्ध होने लगे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इनका छिड़काव भी कर सकते हैं? बिल्कुल, वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर है, 19-19-19 है जी। तो ये तीनों न्यूट्रिएंट है इसमें और अवेलेबल है और बिल्कुल इनका छिड़काव कर सकते हैं। और इनको पेस्टिसाइड के साथ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे चोटी बेधक की दवा मिला के कर सकते हैं। और अगर जिसने कम डाला है या कोई बाद में डेफिशिएंसी सिम्टम पोटास के या फास्फोरस के आ रहे हैं तो इनसे पूर्ति की जा सकती है। मतलब यह है कि अगर कोई किसी के पास से दूसरे तरीके से उपलब्ध हैं, मान लीजिए दानेदार उपलब्ध नहीं है या दानेदार नहीं लेना चाहता, सीधे फसल पे छिड़काव करना चाहता है तो कर सकता है। और अच्छी बात है, अच्छी बात है, ये पत्तियों को सीधे मिलता है। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, अब चलते चलते आप किसान भाइयों को क्या कहना चाहेंगे कि जिससे कि वो अपना सिंचाई प्रबंधन गन्ने की फसल में ठीक से करें और उत्पादन ले सकें? इस समय किसान भाइयों से मैं यही कहना चाहूंगा कि इस समय अपने फसल की निरंतर निगरानी करते रहें, और क्योंकि ये समय फार्मेटिव स्टेज है, गन्ने की निर्माण अवस्था भी है, साथ ही साथ इसी अवस्था में गन्ने में कीटों का प्रकोप बहुत ज्यादा लगता है जी। तो ये दोनों चीजें हैं, गन्ने में ब्यात की भी अवस्था चल रही है और गन्ने में कीटों का भी प्रकोप, चाहे चूसक कीट की बात करें जो गन्ने की पत्तियों का रस चूस लेते हैं जिससे हमारी फसल प्रभावित होती है, या बेधक कीटों की बात करें जो गन्ने के तने को बेध करके नुकसान कर देते हैं। तो इस तरह के कीटों का भी प्रकोप इसी समय लगातार होता है अब हाई टेम्परेचर पे अप्रैल मई जून में। तो निरंतर फसल की निगरानी करते रहें। अगर किसी भी तरह का लक्षण दिखाई पड़े तो अपने निकटवर्ती चीनी मिल से संपर्क करें, कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क करें, गन्ना शोध संस्थान से संपर्क करें, गन्ना सोसाइटी से संपर्क करें और उसका तुरंत उसका उपचार करें। साथ ही साथ गन्ने में सिंचाई, इस समय हाई टेम्परेचर चल रहा है, गन्ने में सिंचाई लगातार 15 से 20 दिन पे करते रहें। और उसके बाद जो हमने डोज बताया है, अगर आपकी यूरिया की टॉप ड्रेसिंग अभी अवशेष बची है तो 50 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ की दर से उसको डाल करके उसकी टॉप ड्रेसिंग करें और गन्ने की निराई गुड़ाई करते हैं ताकि फसल को खरपतवार मुक्त रखें। जी डॉक्टर तेवतिया जी। हाँ, जैसा कि शिवनंदन जी आप कह रहे कि अगर बाद में जरूरत पड़े तो गन्ने में एक अवस्था और होती है जब मिट्टी चढ़ाने की होती है जी। उस समय कूड़ में आप जो है डीएपी, यूरिया और पोटास डाल के मिट्टी चढ़ा देंगे तो उससे भी पूर्ति हो जाती है उसकी। तो ये भी एक ऑप्शन है। बाकी मैं किसान भाइयों से ये कहना चाहूंगा कि गर्मी है, ऊपर से मिट्टी सूखी हुई दिखाई देती है पानी के बाद में, उससे एकदम से ना घबराएं। तो उसमें फावड़ा मार के देख लें, अगर नीचे नमी है तो पानी के बारे में चिंता ना करें। जब नीचे से टाइट होने लगे तो सिंचाई अवश्य सामान्य 14-15 दिन में वो स्थिति आ जाती है। हाँ, 14-15 दिन में वो मिट्टी की दिशा पे भी निर्भर करती है कि किस तरह की मिट्टी है। अगर जो भूड की जमीन होती है वो उसमें थोड़ा जल्दी पानी नीचे चला जाता है तो वो फावड़ा मार के देखेंगे तो पता चल जाएगा कि मुझे कब वो देनी है। घूमते रहें अपने खेत में, जो बेधक हैं, तितली हैं उनकी, या जैसे काला चिट्टा तो नहीं है, अपनी निगरानी अवश्य रखें क्योंकि 1 साल की क्रॉप होती है। अगर उसमें नुकसान हो गया तो आपकी 1 साल की कमाई पर उसका फर्क पड़ता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, गन्ने की फसल को वैसे भी कैश क्रॉप हमारे किसान भाइयों के लिए होती है और सीधे जो गन्ने से उत्पादन मिलता है वो मिल को जाता है और मिल से सीधा पैसा किसान भाइयों के अकाउंट में आता है। इस वजह से साल भर की फसल को सही तरीके से निगरानी करते हुए उससे अच्छा उत्पादन लें। डॉक्टर तेवतिया जी और डॉक्टर एस.के. पाठक जी दोनों कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत जी धन्यवाद। तो हमारे श्रोता सुन रहे थे विशेष प्रायोजित फोन इन कार्यक्रम गन्ने की पाठशाला और इसके प्रायोजक थे इंडियन पोटाश लिमिटेड। सब्जियां हो, फल हो, अनाज हो या दालें, हर खेती में एक्रोना ही डाले, एक्रोना ही डाले। एक्रोना का किसानों से वादा,
लागत कम और लाभ होगा ज्यादा, लाभ होगा ज्यादा। खेतों में डालो बेधड़क एक्रोना एनपीके 16 उर्वरक, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। फसलों की जड़ों को मजबूत बनाए, हर मौसम में फसलें लहलहाए, हर मौसम में फसलें लहलहाए। खेती के लिए बहु पोषक उर्वरक, IPL का एक्रोना एनपीके 16 उर्वरक। रबी हो या खरीफ, हर प्रकार की फसल के लिए वरदान 16 उर्वरक, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो श्रोताओं, हमारा आज का कृषि जगत कार्यक्रम यही समाप्त होता है। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे शिवनंदन लाल। कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को राम राम।